डाल के उगाया है। ये देख सकते हैं बहुत सुंदर रहता है। और ये जब सीड फॉर्म होता है ना तो बर्ड्स को बहुत पसंद है। बर्ड्स को अच्छा पता है कि क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी है। तो मिलेट्स अगर आप डालेंगे तो आपको सिर्फ ये प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बर्ड्स से। एक ही लेयर में मतलब ऐसे आ जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स साथ में आके एक ही आप 2 घंटे देखेंगे तो खाली खत्म करके चले जाएंगे। तो ये बालियान मिलेट तो बर्ड्स को बहुत ही पसंद है। देख लीजिए बहुत सुंदर बिठाया है। यहाँ बैठ जाओ, मैं आगे ओके, लेट अस बिगिन। अभी हम ग्लूकोज इम्बैलेंस के बारे में हमने कल बात कर लिया और हमने आज बात कर लिया सुबह को बैलेंस्ड डाइट में, मतलब प्रोटीन का, फैट का, वेजिटेबल्स का, पानी का, जो हमारे आहार में अदर देन मिलेट्स है, जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनको कैसे खाना है, कितना खाना है, वो सब हमने समझ लिया। तो नेक्स्ट आएगा अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। तो 3 इम्बैलेंस हमने देखा जो हमारे डिसीजेस के लिए कारण है: ग्लूकोज इम्बैलेंस, माइक्रोबियल इम्बैलेंस और हार्मोन इम्बैलेंस। तो दूसरा अभी हम बात करने वाले हैं माइक्रोबियल इम्बैलेंस के बारे में, जो एक बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक है। मतलब डायबिटीज, बीपी तो सब बात करते ही है इसके बारे में, मतलब प्रिवेंशन के बारे में नहीं तो एटलीस्ट इस डिसीज के बारे में तो बात करते हैं, पर डॉक्टर्स में भी नेग्लेक्टेड टॉपिक है ये माइक्रोबियल इम्बैलेंस। माइक्रोब्स का जो महत्व है हमारे शरीर में, ये बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक हो। ओके, तो पहले हम समझते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज के बारे में पहले समझा, हमको यहाँ समझना है कि ये माइक्रोब्स कौन से माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहे हैं जो इम्बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। तो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया क्या है, तो पहले हमको समझना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है एक पैरासाइटिक। पैरासाइट का क्या मतलब हुआ? नंबर 1 ऑर्गेनिज्म जो है उसको कुछ फायदा मिल रहा है ये रिश्ते से, नंबर 2 जो ऑर्गेनिज्म है उसको हानि पहुंचा रहा है। नंबर 1 को लाभ है, नंबर 2 को हानि हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे पिग्स जो आते हैं, लाइस जो आते हैं, हमारे सर में आ जाते हैं, नहीं तो एनिमल्स में पिग्स आ जाते हैं, तो खून चूसते हैं, तो वो हो गया पैरासाइटिक। खून लॉस हो रहा है ऑर्गेनिज्म 2 को, हमको या गाय को या डॉग को, कैट को, तो हानि पहुंचा रहा है, तो नंबर 2 ऑर्गेनिज्म को हानि हो गया। और ये जो इंसेक्ट है, टिक है, उसको खून मिल रहा है तो उसका लाभ हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया पैरासाइटिक रिलेशन है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में संबंध है जिसमें दोनों को लाभ मिलता है। एक इसके वजह से उसको लाभ है और नंबर 2 की वजह से एक को लाभ है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बफेलो या गाय जो बाहर रहता है उसके ऊपर आके एक वाइट कलर का इग्रेट नाम का बर्ड बैठ जाता है। देखा है सबने? वाइट कलर का बर्ड आके बफेलो के ऊपर, गाय के ऊपर बैठ जाता है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि वो क्या करता है, वो बर्ड गाय के ऊपर बैठ के, बफेलो के ऊपर बैठ के पूरा इंसेक्ट खा लेता है।
तो बर्ड को लाभ हो गया, फूड मिल गया, और गाय को भी बेनिफिट हो गया कि उसका टिक्स निकल गए, जो उसको हानि पहुंचा रहा था उसको निकाल दिया। तो यहाँ पे दोनों का लाभ हुआ, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, तो भगवान ने हमारे लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दिया है कुछ अच्छे बैक्टीरिया का, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं ये अच्छे बैक्टीरिया। तो इसमें क्या हो गया, बैक्टीरिया को जगह मिल गया ग्रो करने के लिए, तो उसको फायदा हो गया। और हमको क्या क्या फायदा होता है इस बैक्टीरिया से? पहले तो है 1 नंबर का फायदा, हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाता है। तो कैसे हो गया? ये बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। मतलब अभी समझिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो बॉर्डर के पास जो सोल्जर्स खड़े रहते हैं उनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। मतलब बाहर से कोई अंदर आ रहा है तो फर्स्ट अटैक करने वालों को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बैक्टीरिया ये जो अच्छे रहते हैं, अगर इंटेस्टाइन में अच्छे से ग्रो हो रहा है तो बुरे बैक्टीरिया वायरस के लिए जगह ही नहीं रहता है। 1-2 अगर बुरे बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं तो ये बैक्टीरिया उनको खत्म कर देते हैं। तो ऐसा हमारा इम्यूनिटी बढ़ गया, हमको इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बैक्टीरिया बहुत काम आता है। सेकेंड जो है, हमको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो हमने ऑलरेडी समझ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से ही हमारा फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम अब्जॉर्ब करते हैं ब्लड में। तो वो अब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ एंजाइम ज़रूरी रहते हैं जो ये बैक्टीरिया सेक्रेट करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर ये बैक्टीरिया ठीक से आपके इंटेस्टाइन में नहीं है तो आपको माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब जो खाने में न्यूट्रिशन है उसको आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो पहला तो रीज़न हमने देख लिया कि प्लास्टिक के वजह से हमको अब्जॉर्प्शन कम हो गया। दूसरा रीज़न है हम क्यों अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, इसका वजह हो गया ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो रहना चाहिए हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, वो खत्म हो गया, वो नहीं है। तो इसके वजह से भी हमारा अब्जॉर्प्शन कम हो गया। और तीसरा जो बोलते हैं, हम तो बस बेसिक सिंपल बोल रहे हैं, इसका लाभ बहुत सारे फायदे होते हैं इस गट माइक्रोब्स के। तो एक और लाभ भी बोला जाता है कि हमारा मूड जो है, हमारा लेवल ऑफ मानसिक का स्थिति जो है वो भी डिपेंड होता है इन बैक्टीरिया के ऊपर। तो बोलते हैं ना, मेरा गट फीलिंग है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, मेरा गट फीलिंग है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। ये गट फीलिंग क्या है? ये आ रहा है गट के माइक्रोब्स के एंजाइम की वजह से आपको जो फीलिंग आता है। सेकेंड ब्रेन बोलते हैं इंटेस्टाइन को, इस माइक्रोब्स के वजह। तो ये जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं वो हमको कूल, काम, रिलैक्स्ड रखने में सहायता करता है। इतना तक लिंक कर रहे हैं कि आजकल का जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं, सुइसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो एक्सट्रीम्स ऑफ मानसिक स्थिति जो है वो सब भी लिंक हो रहा है, क्योंकि आजकल तो किसी को गट माइक्रोब्स ठीक नहीं है, तो इसीलिए मेंटल स्टेट्स भी ठीक नहीं है। तो इतना तक का संबंध होता है हमारे गट माइक्रोब्स का, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है गट के अंदर। ओके, तो रीजंस क्या है इस इम्बैलेंस का? तो हमको नेचुरली ये माइक्रोब्स ग्रो होना चाहिए अंदर, पर आजकल क्यों कम हो जा रहा है, इसका हम थोड़ा रीजंस देखते हैं। इनोकुलेशन जो बोलते हैं माइक्रोब का होता है कब? जब नेचुरल डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, बेबी बर्थ कैनाल से मदर के वूम से निकल जाता है, तभी शुरू होता है ये इनोकुलेशन ऑफ गुड माइक्रोब
बॉडी के अंदर बेबी में पहुंचना है। पर अभी तो नॉर्मल डिलीवरी अब नॉर्मल हो गया, सिजेरियन ही कॉमन हो गया, तो वहीं से शुरू हो जाता है माइक्रोबियल इम्बैलेंस। वो माइनर रीज़न है, तो मेजर रीज़न हो गया हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो नाम में ही है एंटीबायोटिक, बायोटिक मतलब लाइफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक कहाँ से ओवर यूज हो रहा है हमको? पहले तो जब भी हमको थोड़ा बहुत कुछ भी हो जाता है, खांसी हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ हमको तकलीफ लगता है, तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिख देते हैं। डॉक्टर ने नहीं लिखा तो पेशेंट खुद पूछते हैं, नहीं मुझे 2 दिन में बस ठीक हो जाना है और एग्जाम लिखना है, बाहर जाना है, एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो ऐसे जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक को तो पता नहीं है कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है, कौन सा बैक्टीरिया बुरा है, तो सारे माइक्रोब्स किल कर देता है। तो आपके गट में जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपके एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, वो माइक्रोब्स भी खत्म हो जाते हैं एंटीबायोटिक लेते। तो ये एक हो गया डायरेक्टली जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। पर और है जहाँ पे हम बिना पता, हमको पता नहीं रहता पर रोज एंटीबायोटिक ले रहे, वो है थ्रू मिल्क एंड थ्रू मीट। यस, मिल्क एंड मीट। तो ये कहाँ से आ गया एंटीबायोटिक दूध में और मीट में? तो क्या होता है, ये दोनों भी आजकल इतना बड़ा इंडस्ट्री हो गया है कि मिल्क प्रोडक्शन, आप एग्जांपल लीजिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना दूध निकालना है। तो जो गाय रहता है उसको 365 डेज मिल्क करते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो जब ऐसे मिल्क करते ही रहेंगे तो अडर जो है जिससे दूध निकलता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन हो जाने से क्या करते हैं, एंटीबायोटिक रेगुलर डोसेज चालू रखते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार तो वेटनरी डॉक्टर आके सारे गाय को इंजेक्शन दे के जाते हैं एंटीबायोटिक, ताकि उसका इन्फेक्शन कम हो जाए। अभी तो पहले तो हाथ से निकालते थे और अभी तो आ गया मशीन मिल्किंग के लिए, और हम समझते हैं कि हाथ से टच नहीं किया तो ये और भी हाइजीनिक रहेगा, पर बिल्कुल नहीं। वो मशीन से पुल होने के लिए गाय को और दर्द पहुंचाता है और इन्फेक्शन का चांस और भी बढ़ जाता है। तो आपको पता नहीं होगा मिल्क में 1 लीटर दूध में FDA जो है, FDA क्या है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये एक संस्था है जो सर्टिफिकेशन करता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो FDA सर्टिफाइड मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है करके सभी मानते हैं। तो FDA के हिसाब से ही 1 लीटर जो दूध है उसमें 750 मिलियन पस सेल्स परमिटेड है, मतलब इतना सारा पस है 1 लीटर दूध में, तो भी ठीक है, ये नॉर्मल है, अलाउड है। इससे ज़्यादा है तो ही वो खराब है। सेम आ जाता है मीट इंडस्ट्री में। तो अभी हम वॉकिंग गए तो पोल्ट्री फार्म देखा आपने, कितना खराब रहता है, स्मेल आपको बाहर तक रहता है। तो इतना छोटा सा रूम रहेगा, तो इसमें इतना आप जितना बैठे हैं, अभी हम तो 50 पीपल बैठे हैं, तो उसी जगह में एटलीस्ट 250 चिकन वो भर देंगे। और लाइट का तो पूछिए मत, वेंटिलेशन का पूछिए मत। तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा बढ़ते हैं। हमको तो पता है अभी कोरोना के टाइम में हमने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग किया, मतलब दूर रहो तो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। आप सोचिए अगर इसी जगह में आप 1000 पीपल बैठे हैं तो इन्फेक्शन ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में भी ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही वो एनिमल वीक है और उसके
जो इतने सारे भर दिए छोटे स्पेस में, लाइट रहता तो सनलाइट से थोड़ा बैक्टीरिया वायरस मर जाता है, पर वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो इन्फेक्शन और भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हर किसी पोल्ट्री फार्म में आप देखेंगे तो फीड में ही एंटीबायोटिक मिक्स होके आता है। उसके अलावा इंजेक्शन के रूप में भी एंटीबायोटिक लगता ही है, हफ्ते में एक बार वो एक प्रोटोकॉल करके दे देते एंटीबायोटिक लगाना। तो आपको समझना ये है कितना एंटीबायोटिक लग रहा है। तो आप समझिए हम डॉक्टर हैं, हमको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है तो हमको सिखाया जाता है, टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है कि आपने एक बार अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया है तो नेक्स्ट 6 महीने तक आपको फिर से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं करना है। ये रेगुलर स्टैंडर्ड्स है जो सभी डॉक्टर्स को सिखाया जाता है। बात अलग है कि फॉलो किया नहीं जाता है, पर रेगुलरली फॉलो करना चाहिए कि 6 महीने तक फिर से नहीं देना चाहिए। तो एक जो चिकन है उसका लाइफ स्पैन आप समझिए 4 मंथ्स में वो मार्केट में बिक जाना चाहिए। तो उस 4 मंथ्स में एंटीबायोटिक इतना देते हैं जितना ह्यूमन के 22 इयर्स ऑफ लाइफ में दे सकते हैं, उतना 4 महीने। तो आपको मिल रहा है जब आप वो मीट खा रहे, चिकन खा रहे, सिमिलर होता है दूसरे फॉर्म्स में। एग्जाम्पल बोल रही हूँ चिकन, तो हमको पता भी नहीं होता है दूध के माध्यम से, चिकन मटन एक्सेट्रा माध्यम से हम रोज एंटीबायोटिक लेते ही जा रहे हैं और हमारा गट माइक्रोब खत्म हो गया। तो इसके वजह से ही हमको बहुत सारा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हो रहा है, अब्जॉर्ब करने का हमको सही से नहीं हो रहा है, तो हम सबको इतने सारे बीमारियां आ रही हैं। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमने बता दिया, तो सॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके लिए? कंडीशन। मैडम ऑक्सीटोसिन भी तो लगा रहे इंजेक्शन में। जी, वो हार्मोन इम्बैलेंस में आएगा। तो ये प्रीबायोटिक कंडीशन क्या है? जो कंडीशन सही है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, उसको प्रीबायोटिक कंडीशन बोलते हैं। जैसे समझिए अभी टेम्परेचर 25 से 35 रहेगा तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, हमको गर्मी भी नहीं लगेगा, ठंडी भी नहीं लगेगा। और ह्यूमिडिटी जो है इतना रहेगा तो हम खुश रहेंगे। अगर कोस्टल में जाते तो पसीना ज़्यादा आता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं जहाँ पे हम खुश रह सकते हैं, वी विल बी कंफर्टेबल। तो बैक्टीरिया के लिए भी ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिसमें वो थ्राइव करते हैं, जिसमें वो आराम से ग्रो हो सकते हैं। तो उन कंडीशंस को प्रीबायोटिक कंडीशन बोलते हैं। तो हमको अगर गट माइक्रोब्स बढ़ाने हैं तो ये प्रीबायोटिक कंडीशन तैयार करना है ताकि माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो हो सके। तो ये क्या है ये प्रीबायोटिक कंडीशन? हमको अच्छे से फाइबर वाला फूड खाना चाहिए। तो फाइबर पे ही माइक्रोब्स ग्रो होते हैं। तो हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो ये प्रीबायोटिक कंडीशन नहीं रहेगा गट में और माइक्रोब्स नहीं ग्रो होगा। तो हमको इसीलिए तो हमने डिस्कस किया वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खाना चाहिए, वैरायटी ऑफ ग्रीन्स खाना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फाइबर से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ गुड बैक्टीरिया गट के अंदर ग्रो हो सकते। ओके क्लियर? सो ये प्रीबायोटिक कंडीशन हो गया। तो नेक्स्ट हमको माइक्रोब्स को गट के अंदर इंट्रोड्यूस करते रहना है रेगुलरली ताकि वो ग्रो हो सके। तो यही होता है हमारा अम्बली। फर्मेंटेड पॉरेज जो बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे सेहत के लिए? क्योंकि वो हमको ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया देता है जो हमारे गट में ग्रो होके हमको इतना सारा फायदा मिल जाता है। जी मैडम अगर स्वाद
ना देखा जाए, अमली ही लिया जाए तो कहना ही क्या बल्ले बल्ले लगे। और अपन वो चेंज स्वाद भी चाहिए तो उसमें सब परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो अम्बली बनाने का तरीका हम एक और बार उसे बता देते, कल तो दिखा दिया था, पर क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आएगा, आप क्या किससे बना सकते हैं। तो आपको समझ में भी आ गया, क्योंकि मिलेट तो ले लिया, इसका अभी आप मिलेट को राइस फॉर्म में, रवा या सूजी के फॉर्म में या आटे के फॉर्म में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तीनों से अम्बली बन सकता है। ओके, क्लियर, नो डाउट इन दिस। तो ऑप्शनल स्टेप है इसको रोस्ट करना। फर्स्ट ऑप्शनल स्टेप रोस्ट करने का है। आप थोड़ा लो फ्लेम पे उसको रोस्ट कर देंगे तो अच्छा फ्लेवर आता है। टेस्ट के लिए है, बढ़ाने के लिए ये ऑप्शनल है, कंपलसरी स्टेप नहीं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होता है सोकिंग, जो कंपलसरी स्टेप है। आपको मिलेट्स पकाते वक्त सोक करना ही है। राइस से आप बना रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स सोक करना है, रवा से बना रहे हैं तो 4 आवर्स सोक करना है, और आटे से बना रहे हैं तो 2 आवर्स सोक करना है। राइस क्या हुआ? मिलेट का राइस, जो मिलेट पूरा रहता है, अभी आपने जो देखा है ग्रेन पूरा राउंड का ग्रेन, वो राइस, मिलेट राइस। ये सभी चावल के तरीके ही है, तो हम उसको राइस बुला रहे हैं। मैडम आपका जो राइस जो अभी इनके माइंड में डाउन दूर कर रहा हूँ, मिलेट्स लिखी है मैडम। आपने कल बताया वो ऐसा एंगल वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, आपका राउंड वाला है तो ऐसे में भी दिखाया जी, जाए राउंड वाला मिलेट्स ही लिखी जो है। पूरा राउंड रहता है, ये मिलेट राइस बोल रहे हैं। जो रवा बोल रहे हैं वो ब्रोकन रहता है, ऐसा ऐसा शेप में रहता है, जो सूजी उपमा के लिए यूज करते हैं या दलिया बोलते हैं वो है, और आटा। ओके, तो ये तीनों से बन सकता है। तो जब आपने सोकिंग तो कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है कुकिंग। अभी आपको कुकिंग करते, सोकिंग करते पानी डालना है, ज़्यादा डालना है। तो राइस बना रहे मतलब चावल पका रहे, तो आप 1:2 वाटर डाल रहे हैं। तो आपको अम्बली बनाने के लिए मिनिमम 1:6, मतलब 1 कटोरी आपने मिलेट ले लिया तो मिनिमम 6 कटोरी पानी डालना है। 10 कटोरी डालेंगे तो और बेहतर रहेगा। ओके, तो कुक करने के लिए आपने जो सोक किया वही पानी यूज़ करेंगे। पानी में उबाल लाएंगे और इस सोक किया गया रवा या फ्लोर या राइस को उसमें डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट लग जाता है कुक करने में। 15 मिनट में तो कुकिंग हो जाती है। नेक्स्ट, कुकिंग करने के बाद जो आपको तैयार हो गया उसको गंजी बोलते हैं साउथ इंडिया में। यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, समझिए गंजी रेडी हो गया, पॉरेज रेडी हो गया। पर अभी ये अम्बली बनानी है, इसको हमको फर्मेंट करना। तो फर्मेंट करने के लिए इसको अर्दन पॉट में ही रखना है। तो जो आप कुकिंग कर रहे हैं वो ऑप्शनल है, आप मड के बर्तन अर्दन पॉट में बना सकते हैं, नहीं तो स्टील में कुक कर सकते हैं। पर फर्मेंटेशन के लिए तो अर्दन पॉट ही चाहिए, स्टील में नहीं होगा ये फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसको ऑक्सीजन निकलती सब कोर से जी। तो अर्दन पॉट में आपने ट्रांसफ़र कर लिया, नहीं तो अर्दन पॉट में ही कुक कर लिया, तो उस अर्दन पॉट को आप एक क्लॉथ से कवर करेंगे, कॉटन क्लॉथ से ऐसे बांध के उसको एक अच्छे क्लीन जगह में रख देंगे, जो जहाँ पे डिस्टर्ब नहीं बात है। जो माइक्रोब्स है उसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है अच्छे से ग्रो होने के लिए। तो अर्दन पॉट में जो माइक्रोपोर्स रहते हैं उससे ऑक्सीजनेशन अच्छे तरीके से होता है। और आपने कवर कर दिया क्लॉथ से, कॉटन क्लॉथ से, तो उसमें भी हवा आते जाते रहता है, तो आपका फर्मेंटेशन अच्छा होगा। मैडम जो क्लॉथ लगाना वो सिंगल लगाना, लोग डबल ट्रिपल लगाते हैं। सिंगल लगाएंगे तो एरेशन अच्छा रहेगा, तो सिंगल लेयर क्लॉथ ही काफ़ी। ओके,
तो आपने इसको रख दिया। इसको कितना वक्त तक रखना है, मैंने जैसे कल बताया, आपके जगह में उस सीजन में दही जमने के लिए जितना वक्त लगता है उतना वक्त रखना है अम्बली बनाने। 6 आवर्स हो सकता है, समर में 12 आवर्स ले सकता है, विंटर में। ओके, तो इसको आपको जज करना पड़ेगा। आप दही जमा के जज कर लीजिए अम्बली के लिए कितना वक्त चाहिए कर। ओके, यदि 12 आवर्स लगा अम्बली बनने में, लेकिन हमको भी दिन को भी अम्बली रिपीट करनी है, तो करने की 3 घंटे तक आप उसका यूज करें। वही बोल रहे हैं। तो गर्मी ज़्यादा है तो आप उसको नहीं रख सकते, उसी वक्त ख़त्म कर देना पड़ता है। अगर आप उसको डिले करना चाहते, थोड़ा 3-4 घंटे और रखना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है कि आप उस अर्दन पॉट को पानी के अंदर रख दीजिए, नहीं तो रेत जो है, सैंड जो है, उसको गीला करके रख दीजिए, तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 3 से 4 घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सुबह बनाया हुआ रात तक ले सकते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं। तो 2-3 घंटे 4 घंटे तक पोस्टपोन करने के लिए तरीका ये है कि अर्दन पॉट को पानी में डुबा के रख सकते हैं। फर्मेंटेशन होने के बाद, मतलब अभी 8 घंटे हो गए, अम्बली रेडी है, और वो आप 4 घंटे बाद लेना चाहते हैं, तो उस पॉट को पानी के अंदर रख देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्लो हो जाएगा, ओवर फर्मेंटेशन नहीं होगा। उसके बाद आपको सॉल्ट नहीं डालना है पकाते वक्त, सलाइन मीडियम में माइक्रोब्स ग्रो नहीं होंगे। और क्या नहीं करना है, अम्बली बनाने के बाद उसको फिर से गर्म नहीं करना है, माइक्रोब्स मर जाएंगे। आपको फ्रिज में नहीं रखना है, माइक्रोब्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, आपको सिर्फ मिलेट फिर से गंजी के जैसे मिलेगा, अम्बली नहीं रहेगा। ओके, तो ये अम्बली पीने से पहले, मतलब बिल्कुल आप अभी ले रहे हैं, तो तब क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा नमक डाल सकते हैं, आपको चाहिए तो जैगरी डाल सकते हैं, उसमें दाल मिला के ले सकते हैं। गरम गरम नहीं रहना चाहिए, वार्म करके डाल सकते हैं। आपको ये बहुत ठंडा लग रहा है, थोड़ा वार्म करना है, तो डबल बॉइलिंग मेथड, मतलब पानी को गर्म करके अम्बली ग्लास को उसमें रख के थोड़ा वार्म करके ले सकते हैं। बहुत गर्म नहीं करना है, बस वार्म करना है। पानी मिला रेडी है। हाँ, मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं, जैसे हमने कल किया, फ्रूट मिला सकते हैं, दाल मिला सकते हैं, रसम मिला सकते हैं, कुछ भी मिला के ले सकते हैं, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। पानी मिलाने से तो फिर वो ज़्यादा नहीं, नो प्रॉब्लम। छाछ वगैरह, हाँ छाछ मिला सकते हैं। हाँ, मिला